गांधीवादी आरंभिक आंदोलनों में जो 3 आंदोलन हैं, चंपारण आंदोलन हम लोगों ने अध्ययन किया है, अहमदाबाद आंदोलन उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है और आगे जो हम लोग बात करेंगे वो खेड़ा आंदोलन पर करेंगे, खेड़ा सत्याग्रह पर करेंगे। ये आरंभिक आंदोलन है, स्पष्ट हमने पहले किया है। ये अभी गांधी जी के जो जन आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, उस प्रकार के जन आंदोलन नहीं है। पहली बात ये दिमाग में रखना है। दूसरी बात, इसका जो स्वरूप है वो अखिल भारतीय नहीं है। ऐसा आंदोलन नहीं कि पूरे भारत में है। खेड़ा आंदोलन गुजरात का एक ज़िला है खेड़ा, वहाँ के किसानों से संबंध रखता है। तीसरी बात, इसकी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है, कोई राजनीतिक मांगे नहीं है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है। एक किसानों के मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दा है, राजस्व से जुड़ा हुआ है, वहाँ से ये जुड़ा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आरंभिक आंदोलन है। अब ये इतना महत्वपूर्ण था कि इसको कभी कभी प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। आप गांधीवादी जन आंदोलन में पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन 1920 का, तो कभी कभी इसे भी कुछ इतिहासकार प्रथम असहयोग आंदोलन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार ने कर लगाया था उसको न देने के लिए सत्याग्रह हुआ है, उसके विरोध में सत्याग्रह हुआ है। यानी एक प्रकार से जो सरकार के क्रियाकलाप हैं उनसे असहयोग की बात थी। ये इतना महत्वपूर्ण है खेड़ा आंदोलन कि कभी कभी इतिहासकारों ने कहा है कि ये वास्तव में भारत में प्रथम किसान सत्याग्रह है। ऐसा क्यों? जैसे पहले आपने चंपारण आंदोलन पढ़ा, ये भी किसानों का आंदोलन है, ये भी सत्याग्रह है, लेकिन वास्तविक अर्थों में जो सत्याग्रह है, बड़ी पैमाने पर लोगों ने सत्याग्रह के सिद्धांतों पर भागीदारी किया और गांधी जी के नेतृत्व में जो सत्याग्रह किया वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो कभी कभी इतिहासकारों ने इसको वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। अब हम लोग जो इस पर बात करेंगे वो ये देखेंगे कि जो खेड़ा के किसान हैं उनकी समस्या क्या है, जिसको लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। तो समस्या पर हम लोग बातचीत करेंगे, यानी एक प्रकार से हम लोग कारणों की बात करेंगे। जो कारण है उसी के लिए सत्याग्रह होगा, उसी के लिए आंदोलन होगा और बाद में आकर के गांधी जी जुड़ते हैं। तो कारणों की बात करने के बाद गांधी जी की जो भूमिका है उस पर हम लोग बात करेंगे। गांधी जी की भूमिका कैसे स्थापित होती है, गांधी जी क्या करते हैं, कैसे सत्याग्रह का संचालन करते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम लाते हैं, तो उन सब की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस सत्याग्रह का जो खेड़ा में हुआ है गांधी जी के नेतृत्व में, उसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका महत्व क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका प्रभाव क्या है, ये हम लोग देखेंगे। अब जहां तक खेड़ा सत्याग्रह के कारणों का प्रश्न है, समस्या है, पहले उसको समझना है। अब खेड़ा जो गुजरात का जिला है, यहाँ पर क्या होता है 1917 में, बल्कि आप 1916-17 में अकाल की स्थिति फैल जाती है, सूखा पड़ जाता है। पहले से उस क्षेत्र में प्लेग फैला हुआ था और जैसा आप जानते हैं ये समय पहले विश्व युद्ध का है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है। तो इस क्षेत्र में अकाल फैल जाने के कारण और अन्य समस्याओं के कारण किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। अकाल के कारण फसल नहीं हुई है और जो फसलों का उत्पादन है वो कुल उत्पादन का लगभग 1/4
और बहुत सारे क्षेत्रों में 1/4 से भी कम, यानी जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो 1/4 हो जाता है। अब जो उस समय का रेवेन्यू कोड है और फैमिन कोड है, अकाल संहिता जो बनी हुई है, राजस्व संहिता जो बनी हुई है, उस राजस्व संहिता में, अकाल संहिता में इस बात का उल्लेख है कि अगर किसी वर्ष उत्पादन 1/4 से कम होता है, चौथाई से कम होता है, तो उस वर्ष लगान की जो वसूली है उसको स्थगित किया जाएगा और उसको माफ़ किया जाएगा। किसानों ने यही बात कही कि हमारे यहाँ जो उत्पादन है वो 1/4 से कम हो चुका है और हमारा लगान स्थगित होना चाहिए, माफ़ होना चाहिए। और उन्होंने आंदोलन शुरू किया, अपनी मांगें रखी, स्थानीय जो नेतागण हैं उन्होंने मांगें रखी, लेकिन अंग्रेजी सरकार पर, वहाँ के प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये जो आंदोलन है, इस समय आरंभिक समय में खेड़ा में एक वहाँ की संस्था है गुजरात सभा। गुजरात सभा, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही निर्णायक भूमिका है। एक संस्था थी गुजरात में, 1884 में इसकी स्थापना होती है और ये सार्वजनिक राजनीतिक संगठन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य कर रही है। और उस समय जो वहाँ के बहुत नामी वकील लोग हैं, बहुत प्रोफेशनल्स लोग हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें से जो मुख्य नेतागण हैं, आप उनके नाम नोट कर सकते हैं, जैसे मोहनलाल पंड्या। इन सब की भूमिका खेड़ा आंदोलन में है, इसलिए ये नाम जरूरी हो जाते हैं। वल्लभ भाई राठौड़, डीजे वकील, मितेश पांड्या, ये कुछ नाम हैं। तो मितेश पांड्या है, डीजे वकील है, वल्लभ भाई राठौड़ है, मोहनलाल पांड्या है, ये बहुत खास लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं। इनकी बड़ी निर्णायक भूमिका है, ये लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और लेकिन इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सरकार पर। अब विवश होकर के, उस समय गांधी जी का चंपारण आंदोलन हो चुका है, गांधी जी की ख्याति बहुत बढ़ गई है और अहमदाबाद में गांधी जी उस समय आंदोलन कर रहे थे। जिस समय ये घटनाएं यहाँ घट रही हैं, गांधी जी अहमदाबाद आंदोलन में व्यस्त थे। ये भी आपका जो खेड़ा आंदोलन है, ये भी मार्च 1918 का है। अब गांधी जी की भूमिका कैसे स्थापित होती है? गांधी जी को मोहनलाल पंड्या ने और शंकरलाल बैंकर ने, शंकर नाम आप नोट कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये ज़रूरी होता है, या आप नेट JRF देते हैं बहुत सारे विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ, या वनडे एग्ज़ाम्स, तो ये नाम बड़े ज़रूरी हो जाते हैं, इसीलिए मैं इनका उल्लेख कर देता हूँ। यद्यपि हमने हमेशा स्पष्ट किया है IAS मेंस में विचारों का ही महत्व होता है, तथ्यों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है, आपको नेट JRF करना है, वनडे करना है, तो आप इन तथ्यों को नोट कर सकते हैं। मोहनलाल पंड्या ने, शंकरलाल ने एक पत्र लिखा गांधी जी को और ये पत्र गांधी जी को भेजा। गांधी जी उस समय अहमदाबाद आंदोलन में व्यस्त थे, यानी गांधी जी को खेड़ा के किसानों की समस्या का ज्ञान होता है अहमदाबाद में। अब गांधी जी उस समय अहमदाबाद आंदोलन में व्यस्त हैं। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत निर्णायक होगा, वल्लभ भाई पटेल को भेजा। वल्लभ भाई पटेल कि जाए वहां की समस्या को देखें।
और इसके साथ साथ गांधी जी ने आगे चल कर के स्वयं इसका नेतृत्व उन्होंने संभाल लिया। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने ये नेतृत्व संभाल लिया। यानी गांधी जी की भूमिका कब से स्थापित होती है? गांधी जी को जब मोहनलाल पंड्या ने अपनी समस्या से अवगत कराया, खेड़ा के किसानों की समस्या से अवगत कराया, तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को भेजा। वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने सर्वे किया। अब 22 मार्च को गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ आकर के मोर्चा संभाल लिया। यहाँ पर मोर्चा संभालने से पहले गांधी जी ने पूरा इसका आकलन किया, ये जो समस्या है उसका आकलन किया, और उसमें उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, उसके एक सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, और गांधी जी ने स्वयं उसकी जांच की। गांधी जी ने जांच किया, विट्ठल भाई पटेल ने जांच किया कि ये जो वास्तव में मुद्दा है, ये वास्तविक मुद्दा है, ये सही मुद्दा है, और किसानों की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक है, किसानों की जो मांग है वो जायज़ है, ये जो लगान की माफ़ी है ये होना चाहिए। अब गांधी जी इस बात से भी असंतुष्ट हैं कि आपने माफ़ तो किया नहीं, ऊपर से अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, 23% उन्होंने वृद्धि कर दिया, लगान में वृद्धि कर दिया। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ इसका नेतृत्व संभाला। जो सहयोगी हैं उनको भी थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया वल्लभ भाई पटेल का नाम लिख सकते हैं, इंदुलाल याग्निक का नाम लिख सकते हैं, विट्ठल भाई पटेल का नाम लिख सकते हैं, महादेव देसाई ये भी शामिल थे, नरहरि पारिक का नाम लिख सकते हैं, गणेश शंकर मावलंकर इनका नाम लिख सकते हैं। और जो आपके मोहनलाल पंड्या है, ये तो महत्वपूर्ण है ही, बड़ी इंटरेस्टिंग भूमिका स्थापित होती है, अभी हम आपको बताएंगे मोहनलाल पंड्या जी की। तो इन सहयोगियों के साथ गांधी जी ने मोर्चा संभाल लिया। अब गांधी जी ने जब दायित्व सौंपा वल्लभ भाई पटेल को, तो वल्लभ भाई पटेल एक नामी वकील थे अहमदाबाद के, उनकी वकालत जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस थी उस समय। उन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, वहाँ के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी इस चलती हुई वकालत को छोड़ दिया। कहते हैं जो हमारे बड़े नेतागण, जब आप उनकी कहानी पढ़ेंगे, अभी जेबी कृपलानी की बात हमने आपको बताई थी, कैसे उन्होंने गवर्नमेंट प्रोफेसर का पद छोड़ दिया, कैसे इन्होंने वकालत छोड़ दी और राष्ट्र सेवा में स्वयं को अर्पित कर दिया। वल्लभ भाई पटेल ने पूरे गांव का सर्वे करना शुरू किया, गांधी जी के निर्देश पर गांव का सर्वे करना शुरू किया, और एक सबसे प्रतिज्ञा पत्र भरवाया। प्रतिज्ञा पत्र में ये बात थी, जिसमें लोगों के हस्ताक्षर भी करवाए जाते थे, सिग्नेचर भी कराया जाता था। उस प्रतिज्ञा पत्र में किसान ये कहता था कि अकाल की वजह से हमारी फसल 1/4 से कम हो गई है। हमने सरकार से प्रार्थना किया था कि हमारा लगान स्थगित हो, हमारा लगान माफ़ हो, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने लगान में माफ़ी नहीं की। अब हम यह शपथ लेते हैं, यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जो हमारा लगान है या जो बकाया लगान है, अब हम उसको नहीं देंगे। सरकार चाहे तो हमारी ज़मीन जब्त कर ले या कार्रवाई करे, हम उसमें भी सरकार का साथ देंगे, हम कष्ट सहेंगे, हम दुख सहेंगे। अब समस्या ये थी कि किसानों के पास अनाज उत्पादन नहीं हुआ, किसान कह भी रहा है लेकिन सरकार नहीं मान रही है। इसका मतलब सरकार ये समझ रही है कि किसान झूठा है, किसान बेईमान है,
और वह अपने स्वाभिमान को रख करके कर दे रहा है। किसान ने कहा या वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि झूठा सिद्ध होने से अच्छा है कि अपनी ज़मीन हम जब्त करवा दें, अपने स्वाभिमान से हम समझौता नहीं करेंगे, और ज़मीन अगर जब्त की जा रही है तो हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सरकार ने लगान में, राजस्व में 30% की तो वृद्धि की, लेकिन जिन लोगों ने लगान नहीं दिया उनकी ज़मीन को कुर्क करने लगे, जब्त करने लगे। पशुओं को, मवेशियों को या और भी जो सामान मिलता था उसको जब्त करने लगे। अब बड़ी गंभीर समस्या आ गई। गांधी जी ने कहा कि आप सरकार से आग्रह किया कि जो अमीर किसान हैं उनकी स्थिति अलग है। दो तरह के किसान थे। पाटीदार किसान जो गुजरात में थे, उसमें बड़े ज़मींदार भी थे, छोटे ज़मींदार भी थे। बोले आप छोटे जो किसान हैं, छोटे जो ज़मींदार हैं, छोटे किसान हैं, आप उनका राजस्व माफ़ कर दें। अगर आप उनका राजस्व माफ़ करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं आप, तो जो बड़े किसान हैं वो जमा करेंगे। आरंभ में कोई जब प्रभाव नहीं पड़ा तो गांधी जी ने थोड़ी दृढ़ता दिखानी शुरू की। गांधी जी ने कहा कि अपने सत्याग्रहियों से कहा कि जो भी ज़मीन कुर्क हुई है, जो भी ज़मीन जब्त की गई है, उसमें जो फसल लगी हुई है उसको काट लो। अब क्या था, बहुत सारे सत्याग्रही तो इसके इंतज़ार में थे। किसानों में, मजदूरों में थोड़ा उग्रता का तत्व था। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के कारण वो शांत बैठे थे। अब ये मौका मिल जाता है और मोहनलाल पंड्या क्या कहते हैं कि ये खेत में जाते हैं और प्याज की फसल वहाँ लगी हुई थी, प्याज की फसल ये उखाड़ लेते हैं और इनके साथ कुछ सहयोगी भी थे। सबको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्याज चोरी के आरोप पर मुकदमा चलता है। किस पर चलता है? मोहनलाल पंड्या और साथियों पर। लेकिन इनका मुकदमा किसी ने नहीं लड़ा। प्याज चोरी का कोई मुकदमा बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी सत्याग्रहियों ने कहा था कि जो भी आप कार्यवाही करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। तो सारे सत्याग्रहियों ने कोई मुकदमा नहीं लड़ा, इनको सजा हुई और कुछ दिन की जेल के बाद ये लोग वापस आए। खेड़ा आंदोलन में यही जो घटना है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। खेड़ा आंदोलन में प्याज चोर की घटना के नाम से जाना जाता है। प्याज चोर की कहानी खेड़ा आंदोलन में, और इसका उल्लेख स्वयं गांधी जी ने किया है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में इसकी चर्चा किया है और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने इस घटना को बताया और मोहनलाल पंड्या को उन्होंने प्याज चोर की उपाधि दे दी, प्यार से। तो प्यार से लोग मोहनलाल पंड्या को प्याज चोर या डुंगली चोर कहते थे। डुंगली जो है वो गुजराती में प्याज को कहते हैं। तो ओनियन थीफ, प्याज चोर या डुंगली चोर के रूप में मोहनलाल पंड्या विख्यात हुए। अब जब इस प्रकार की घटनाएं घटने लगी तो सरकार पर भी प्रभाव पड़ा। सत्याग्रह से जो वहाँ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार को अपनी भूल का एहसास होता है और सरकार ने अपने अधिकारियों को ये कहा कि जो छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके साथ आप अन्याय नहीं करेंगे, उनके साथ अत्याचार नहीं करेंगे, लगान वसूली नहीं करेंगे। लगान वसूली को स्थगित कर दिया सरकार ने। और जैसे ही ये सूचना गांधी जी को प्राप्त होती है, यद्यपि इस आदेश की कोई सार्वजनिक घोषणा सरकार ने नहीं किया। सरकार ये नहीं दिखाना चाहती थी कि हम गांधी जी के समक्ष झुक गए, सत्याग्रह के समक्ष हम झुक गए, इसलिए सरकार ने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की। और गांधी जी को जैसे ही ये सूचना प्राप्त होती है, गांधी जी ने हमेशा, चंपारण में भी आपने देखा, अहमदाबाद में भी आपने देखा, आगे भी आप देखेंगे, गांधी जी ने अपने आंदोलन में समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। यानी उन्होंने प्रयास किया, अंग्रेजी साम्राज्य है, बहुत दृढ़ नहीं रहे, सरकार झुकी, समझौता कर लिया और आगे की लड़ाई के लिए उन्होंने जनता को तैयार किया। तो इस तरह से जब गांधी जी को सूचना मिलती है कि सरकार ने ये आदेश अंदर गुप्त रूप से दे रखा है, तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे परिणाम में
कि सत्याग्रह इस गुप्त सूचना के बाद बंद कर दिया जाता है। किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी किसानों की यह एक बहुत बड़ी नैतिक विजय थी। गांधीवादी आरंभिक आंदोलन की ये एक बहुत बड़ी नैतिक विजय थी खेड़ा आंदोलन में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो खेड़ा आंदोलन है इसका महत्व क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका प्रभाव क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। अब महत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बात, गांधी जी का जो नेतृत्व है चंपारण में लोगों ने देखा। पहले किस्सी कहानियाँ सुनते थे, अफ्रीका में एक भारतीय व्यक्ति की कहानी सुनते थे। गांधी जी 15 में आते हैं, भारत भ्रमण करते हैं, चंपारण में एक करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं। पहली बार अंग्रेजी सरकार उनके समक्ष झुकती है। अहमदाबाद आंदोलन में उन्होंने सफलता अर्जित किया, और अब अहमदाबाद आंदोलन में भी गांधी जी ने देखा कि अम्बालाल साराभाई जो उनके मित्र थे, उनके खिलाफ भी वो धरने पर बैठे। साबरमती आश्रम बनाने में उनका बड़ा योगदान था, लेकिन उनके खिलाफ भी धरने में बैठे। यानी व्यक्तिगत संबंध वो उसका उनके सार्वजनिक जीवन में कोई बहुत महत्व नहीं था। जनता की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, किसानों की सेवा के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, मजदूरों की समस्याओं के लिए वो बिल्कुल अडिग रहे। तो इस तरह से जब खेड़ा आंदोलन में ये सफलता प्राप्त हुई गांधी जी को, तो गांधी का जो नेतृत्व है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है। पूरे देश में गांधी जी का जो करिश्माई व्यक्तित्व है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो बहुत बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है। और पहले ही हमने बताया है कि ये इतना महत्वपूर्ण माना गया कि इसको प्रथम असहयोग आंदोलन की संज्ञा दी गई, वास्तविक किसान सत्याग्रह की संज्ञा दी गई है। इसके बाद आप ऐसा बता सकते हैं कि जब पूरे खेड़ा में इसका ये सत्याग्रह हुआ, तो आसपास के इलाकों में और पूरे भारत में जो इसका संदेश गया वो बहुत महत्वपूर्ण था। आप ऐसा कह सकते हैं कि इससे राष्ट्रीय विचारों को प्रोत्साहन मिला। ये सत्याग्रह किसके विरोध में था? सरकार के विरोध में। सरकार किसकी? अंग्रेजों की, साम्राज्यवादी। यानी सत्याग्रह से साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण विकसित होता है और राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होता है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों का सत्याग्रह है। चंपारण भी किसानों का था, अहमदाबाद मजदूरों का था। अब इससे क्या होता है, पूरे देश के जो किसान हैं उनकी आकांक्षाओं को बल मिलता है, उनकी मांगों को बल मिलता है। किसान संगठनों के निर्माण बनने शुरू होते हैं और पूरे देश में आप देखेंगे कि किसान आंदोलन को बहुत ज़्यादा गति मिलती है, बहुत ज़्यादा विकास होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इससे किसान आंदोलनों को प्रोत्साहन, जो कृषक आकांक्षाएं हैं उनको बहुत बल मिल रहा है। अब किसान शांत नहीं बैठेगा। अब उस समय देखिए 1918 की घटना है, 19, 20 और 30 के दशक पे पूरे देश को अगर आप देखेंगे, एक अलग से विषय आपका बनता है भारत में किसान आंदोलन। तो बहुत विस्तार से हम आपको पढ़ाएंगे, मेंस के लिए वो बहुत उपयोगी है। ये जो आपका टॉपिक है पूरे मेंस में, जैसे गांधीवादी आंदोलन में एक संक्षेप में इसकी चर्चा हो सकती है, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कृषक आंदोलन होंगे वो मेंस के लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो कृषक आंदोलन है, आप देखें, आप अवध प्रांत में देखें, जो आपका उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में सुल्तानपुर है, रायबरेली है, फैज़ाबाद, यहाँ किसान आंदोलन हुए। और बाबा रामचंद्र का नाम आपने सुना होगा, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। उधर जो आप सीतापुर है, यूपी में ही सीतापुर, बाराबंकी का इलाका, एका आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। मालाबार में मुपला विद्रोह, उड़ीसा के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, आसाम के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में,
कृषक असंतोष, कृषक आंदोलन को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टि से। और लास्ट में आप ऐसा बता सकते हैं, इसी आंदोलन के माध्यम से वल्लभ भाई पटेल अपने को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। गांधी जी को एक सच्चा अनुयायी मिल गया, गांधी जी को एक सच्चा साथी मिल गया। और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक बहुत निर्णायक भूमिका है। बाद के समय में जब आप अध्ययन करेंगे भारतीय राज्यों का एकीकरण, रियासतों का एकीकरण, आज़ादी के समय लगभग 550 रियासतें थीं, उनके एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी।